हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप मेरे से पढ़ने वाले हो। हम दोनों ही अपना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे। आप समझने में बेस्ट देना, मैं समझाने में बेस्ट दूंगी। एंड मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि आप अभी जस्ट 11th में आए हो, कॉमर्स नई नई है, तो सारी चीज़ें अचानक से हिट नहीं करेंगी, सारी चीज़ें एक ही बार में समझ नहीं आएंगी। तो पैनिक मत होना। जैसे जैसे हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सब कुछ क्लिक होने वाला है। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के एंड चलते हैं सीधा अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजों का मतलब जान लेते हैं। कौन सी बेसिक चीज? जैसे गुड्स क्या होते हैं। गुड्स वो सारी चीजें होती हैं जिसको हम टच कर सकते हैं और वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है और हम उसे बेच सकते हैं, हम उसे खरीद सकते हैं एंड हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं समझ में आया ना? एक एग्जांपल के संग समझाओ। जैसे ये टम्बलर है, इसको क्या मैं टच कर सकती हूँ? बिल्कुल। क्या ये मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, मैं इससे पानी पी रही हूँ, मेरी नीड सेटिस्फाई हो रही है। क्या मैं इसे बेच सकती हूँ? हाँ। क्या मैं इसे खरीद सकती हूँ? बिल्कुल। क्या मैं इसे ट्रांसफर कर सकती हूँ? बिल्कुल। तो ऐसे तो सारी चीजें गुड्स हुई ना, जहां पर पड़ी हुई है। मेरी बुक्स गुड्स है, मेरा माइक गुड्स है, मेरा आईपैड गुड्स है। हाँ, ये सब गुड्स है। तो किराना वाली शॉप में जितने भी सारी चीजें बेचने के लिए रखी हुई हैं, क्या वो गुड्स हैं? बिल्कुल, वो गुड्स हैं। अब हम समझते हैं इकोनॉमी क्या होता है। कितनी बार सुना ना कि देश की इकोनॉमी खराब हो गई है। तो ये इकोनॉमी है क्या? देखो, इंडिया की इकोनॉमी को समझते हैं। इंडिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं। पहले तो आम जनता क्या कर रही है? काम कर रही है, पैसा कमा रही है, फिर उस पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रही है। कंपनीज क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है। सरकार क्या कर रही है? टैक्सेस कलेक्ट कर रही है और वो फिर से हम पे स्पेंड कर दे रही है। तो इस पूरे ही सिस्टम को, जहां पर ये सारी एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही है, इस पूरे सिस्टम को हम इकोनॉमी बोलते हैं। An economy is a system in which people produce, distribute, and consume goods and services. In any country, people work, earn income, they buy goods and services. Firm produce goods. Firm क्या करती है? प्रोडक्शन करती है गुड्स का। एंड गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस कलेक्ट करती है और वापस स्पेंड कर देती है। It shows how a country manages its resources and money. ये क्या दिखाता है कि पूरी कंट्री कैसे रिसोर्सेज को मैनेज कर रही है और कैसे पैसे को मैनेज कर रही है। इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। देखो, जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तो पापा से क्या मांगते थे कि एक सपोर्टर वाली साइकिल दिला दो ना। जैसे ही आपको साइकिल मिली, फिर आप बड़े हुए और आपकी दूसरी डिमांड आई। किस चीज की? कि हमें एक बड़ी साइकिल चाहिए। आपकी वो डिमांड भी पूरी हुई। फिर आप बड़े हुए, फिर आपने डिमांड करी अब तो मुझे स्कूटी चाहिए। आपकी वो डिमांड भी पूरी हो गई। फिर आप और बड़े हुए, आपने बोला अब तो मैं गाड़ी चलाऊंगा। आपको वो भी मिल गई। अब आप थोड़े और बड़े हुए और अब आपने बोला अब तो मैं जमीन में टिकूंगा ही नहीं, अब तो मुझे मेरा खुद का प्राइवेट जेट चाहिए। आपको वो भी मिल गया। अब आप क्या देख रहे हो? क्या आपकी नीड्स वो सपोर्टर वाली साइकिल में सेटिस्फाई हो गई थी? नहीं, आपकी नीड्स बढ़ते ही गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई। ये एक ह्यूमन नेचर होता है। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, और एक्चुअली ऐसा होता भी है कि क्या होता है कि जो ह्यूमंस है उनकी जो नीड्स है, उनकी जो वांट्स है, वो अनलिमिटेड होती हैं। वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं। पर किसी भी देश में क्या रिसोर्सेस अनलिमिटेड है? नहीं। क्या पैसा अनलिमिटेड है? अगर पैसा अनलिमिटेड होता तो हर कोई प्राइवेट जेट में घूम रहा होता ना। पैसा तो अनलिमिटेड नहीं है, पैसा लिमिटेड है। क्या टाइम अनलिमिटेड है? नहीं, टाइम भी लिमिटेड है। क्या लेबर अनलिमिटेड है? नहीं, लेबर भी लिमिटेड है। क्या लैंड अनलिमिटेड है? नहीं, लैंड भी लिमिटेड है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी वांट्स, ह्यूमन की वांट्स तो अनलिमिटेड है,
पर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो इसी स्टडी को कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इसी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कैसे हम चूज करते हैं कि हम कौन से कैसे रिसोर्सेज को यूज करें, कैसे चॉइस करें उस रिसोर्सेज की कि हमारी वांट सेटिस्फाई हो, इसी की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज the way a society chooses to use its limited resources, limited resources को कैसे चूज करेगी, कैसे उसकी चॉइस करेगी to produce goods and services and to distribute them among different people. अब जो हमारी wants अनलिमिटेड है और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्या एक मिसमैच क्रिएट हो रहा है? इसी मिसमैच को क्या बोलते हैं, scarcity। क्या बोलते हैं, scarcity। Scarcity refers to a situation where resources are limited। resources तो limited है but human wants are unlimited। human की wants unlimited हैं। This mismatch creates scarcity। human wants many things। हर चीज चाहिए ह्यूमन को और बहुत सारी चीजें चाहिए और लगातार चाहिए ही चाहिए ही चाहिए। जैसे गुड्स चाहिए, चलिए जैसे फूड चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, फोन चाहिए, बट उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या रिसोर्सेस कम है ना हम पे। जैसे मनी, टाइम, लैंड, लेबर आर लिमिटेड। वांट्स तो अनलिमिटेड है बट हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो इसी मैच को क्या बोला जाता है, इसी मिसमैच को क्या बोला जाता है, स्कार्सिटी बोला जाता है। अब बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है जिसका मेन रीजन क्या है, स्कार्सिटी। अब आप सोचो अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो क्या कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट होती? सबकी नीड्स तो सेटिस्फाई हो रही है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। स्कार्सिटी की वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। सबसे पहले रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड। डिमांड ज्यादा है पर रिसोर्सेज लिमिटेड है and the economy cannot produce all that people want। हर चीज नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। it is the basic reason है ये for the existence of economic problems। दूसरी प्रॉब्लम अनलिमिटेड वांट्स है ह्यूमन की, वो बढ़ते ही जाती है, बढ़ते ही जाती है, बढ़ते ही जाती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। it never ends। human want more and more things। When one want is satisfied, another want arises। जैसे आपकी सपोर्टर वाली साइकिल की वांट सेटिस्फाई हो गई थी तो आपको बड़ी साइकिल की वांट अराइज हो गई। वैसे ही चलते ही जाता है, चलते ही जाता है और आपकी वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती है। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है, ऑल्टरनेटिव यूज। जैसे आपके पास लैंड है, अब आप उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो। या तो आप उसे लीज पे दे सकते हो, या फिर आप उसमें बिल्डिंग बना के उसको रेंट पे दे सकते हो, या फिर आप उसमें खेती बाड़ी कर सकते हो। तो इस एक ही रिसोर्स है, एक ही लैंड है पर उसके यूजेस क्या है, बहुत सारे हैं। तो कौन से रिसोर्सेस को आप यूज करोगे, कैसे आप चूज करोगे, यही एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इसी को हम पढ़ने वाले हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस मींस दैट द सेम रिसोर्स है कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है। रिसोर्सेज लाइक लैंड, मनी, लेबर एक्सेट्रा आर लिमिटेड। वो तो लिमिटेड होते हैं बट दे कैन बी यूज इन मैनी डिफरेंट वेज। अलग अलग वेज में यूज हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, चूज कि हम उसको कैसे यूज करें जिसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा हो। अब इकोनॉमिक्स को हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। कैसे कैसे, एक होता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर से बोलेंगे, बोलना है। सबसे पहले क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरा क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऐसी स्टडी होती है जिसमें आप एक्चुअली क्या हो रहा है वो बताते हो, जो एक्चुअली हो रहा है, जो जस्टिफाई करा जा सकता है, जो फैक्ट्स पे बेस्ड है कि हाँ ये चीज एक्चुअली हो रही है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद
फैक्चुअल स्टेटमेंट्स जो फैक्ट्स हैं, एंड एक्सप्लेन व्हाट एक्चुअली हैपेंस, जो एक्चुअली हो रहा है इन एन इकोनॉमी विदाउट एनी वैल्यू जजमेंट। कोई जजमेंट नहीं दे रहा है, वो ये सच बता रहा है कि हाँ एक्चुअली ऐसा हो रहा है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टेल्स व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द इकोनॉमी। ये कैसे किस किस पे चीज पे बेस्ड होता है? सबसे पहले तो फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, दूसरा डेटा पे बेस्ड होता है, तीसरा रियल सिचुएशन पे बेस्ड होता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मैं बोलती हूँ कि महंगाई जो है वो हर साल 6% से बढ़ी है, क्या वो फैक्ट्स पे बेस्ड है? क्या मैं उसे प्रूफ करती हूँ, प्रूफ कर सकती हूँ डेटा के थ्रू कि हाँ मेरे पे डेटा है, मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि हाँ सच में बढ़ी है? क्या वो रियल सिचुएशन पे बेस्ड है? बिल्कुल। तो क्या वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है? बिल्कुल। इट डज नॉट गिव ओपिनियंस और जजमेंट्स, ये कोई ओपिनियंस एंड जजमेंट्स नहीं देता है, ये सच्चाई बताता है। की फीचर्स क्या है? बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियलिटी, इट कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड। मैं डेटा के थ्रू उसको वेरीफाई और टेस्ट करवा सकती हूँ। इट एक्सप्लेन्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये एक्चुअली हैपन हो रहा है, ये एक्चुअली अकर हो रहा है, तो मैं इसमें कॉज एंड इफेक्ट भी बता सकती हूँ कि इसका क्या कॉज होगा और क्या इसका इफेक्ट होने वाला है। इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, कोई जजमेंट नहीं देता है, सच में बताता है कि ये सच्चाई है। दूसरा पार्ट कौन सा आता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब आप अपनी बगल वाली आंटी को याद करो, वो हर चीज में बोलती है ना कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। वैसे ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलता है कि कैसा होना चाहिए, वो एक जजमेंट देता है, वो एक ओपिनियन देता है, वो ये सच में नहीं बताते कि क्या हो रहा है, वो क्या बोलता है? क्या होना चाहिए। Normative economics deals with value judgments and suggests what should be done to improve the economic condition. क्या करना चाहिए इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए, और पॉजिटिव क्या बता रही थी हमें? क्या एक्चुअली हो रहा है। ये किस चीज पे बेस्ड है? ये ओपिनियंस पे बेस्ड है, ये बिलीफ पे बेस्ड है कि हम ऐसा मानते हैं तो ऐसा होना चाहिए, ये वैल्यू उस पे बेस्ड है। ये क्या सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट को ये पॉलिसीज लानी चाहिए इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, ये इम्प्रूवमेंट्स लाने चाहिए इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो ये क्या है? जजमेंट दे रहा है, ये एक ओपिनियन दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट्स, इट कैन नॉट बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड। ये क्या प्रूव हो सकता है? क्या ये टेस्ट हो सकता है? क्योंकि ये तो डेटा पे बेस्ड ही नहीं है, ये तो ओपिनियन है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो ये टेस्ट नहीं हो सकता है। इट सजेस्ट व्हाट शुड बी डन एंड इट फोकसेस ऑन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, की इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए या वेलफेयर के लिए या भलाई के लिए या ग्रोथ के लिए ये चीजें होनी चाहिए। डिफरेंस समझते हैं। It deals with what or how the economic problems are actually solved. कैसे actually solved होती है वो कौन बताता है? हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट हमें कैसे सॉल्व, व्हाट शुड बी, मतलब क्या करना चाहिए, एक ओपिनियन कौन देता है? हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव तो बता रहा था कि क्या होना चाहिए, मतलब एक्चुअली सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, बट इसमें ये बताता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये ओपिनियंस बताते हैं। क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं? जी हाँ, इट कैन बी वेरीफाइड। बट क्या नॉर्मेटिव को वेरीफाई कर सकते हैं? इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जजमेंट्स के बेसिस पे, क्या वो सजेशंस देता है? नहीं, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन सजेस्टिव एंड नॉट ऑन सजेशंस, और नॉट ऑन सजेशंस। बट जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, क्या वो फैक्ट्स के बेसिस पे है? नहीं, वो किसके बेसिस पे? हमारा सजेशन के बेसिस पे है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई भी वैल्यू जजमेंट्स नहीं देता है, वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट्स देता है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोल रहा है? प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। क्या ये सच्चाई है कि हाँ महंगाई बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जाएगी? क्या आप इसे प्रूफ कर सकते हो? क्या आप प्रूफ करने के लिए आपके पास डेटा है? हाँ, क्या आप इसे
टेस्ट करा सकते हो, क्या आप इसे वेरीफाई करा सकते हो? बिल्कुल। तो क्या ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है? बिल्कुल। देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी, कि हाँ कोई इंसान बहुत ही अमीर है और कोई बहुत ही गरीब है, तो इनकम इनइक्वालिटी है। क्या आप इसे टेस्ट कर सकते हो? बिल्कुल। तो क्या ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है? हाँ जी, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। नॉर्मेटिव का समझते हैं। इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। ये क्या बोलते हैं कि इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए महंगाई को कम करने के लिए। वैसे ही वो बोलता है कि इनकम इनइक्वालिटीज को भी कम करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये क्या है? ये क्या दे रहा है? सजेशन। ये क्या दे रहा है? ओपिनियंस दे रहा है हमें। तो ये किसका एग्जाम्पल है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में, क्योंकि आपका मतलब मेन सब्जेक्ट ही यही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो, दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है। सबसे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप 11th में माइक्रो पढ़ोगे अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, एंड 12th में आप मैक्रो पढ़ने वाले हो। दोनों चीजें होती क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब आप इकोनॉमिक्स को छोटे स्केल में, एक माइक्रो लेवल पे देखते हो, एक इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर देखते हो, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वहीं अगर आप इकोनॉमिक्स को एक लार्ज स्केल में देखने लग गए, एक बड़े स्केल में देखने लग गए, एग्रीगेट्स के फॉर्म में देखने लग गए, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। Microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of individual unit. अकेली चीजों का, जैसे किसी एक अकेले इंसान की कितनी इनकम है, एक अकेले प्रोडक्ट की कितना प्राइस है, एक अकेले फर्म का कितना प्रोडक्शन है, कितना आउटपुट, अकेला इंडिविजुअल यूनिट देखा जाता है इसमें। इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर पढ़ा जाता है इसमें। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का क्या प्राइस है? क्या ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है? बिल्कुल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो मेन टूल होते हैं। कौन से? डिमांड एंड सप्लाई। अब आप धीरे धीरे समझोगे जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाओगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ता है? एज अ होल, एक बड़े स्केल में पढ़ता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। कंबाइनली पढ़ना और ग्रुप में पढ़ना इकोनॉमिक्स को इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। एग्जाम्पल, नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन। ये किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जैसे माइक्रो में दो मेन टूल्स कौन से थे? डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर दो मेन टूल कौन से हैं मैक्रो में? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं और चैप्टर फटाफट खत्म करते हैं। माइक्रो क्या करता है? इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर पढ़ता है, वहीं मैक्रो क्या करता है? एग्रीगेट्स का बिहेवियर पढ़ता है। माइक्रो के दो मेन टूल, डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो के क्या होते हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना? प्राइस निकालने में हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना। एंड मैक्रो क्या करता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। धीरे धीरे सब समझ में आएगा जैसे जैसे आप चैप्टर में बढ़ते जाओगे। बेसिक अजम्पशन क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय हम ये अज्यूम करते हैं जो भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं। मैक्रो वेरिएबल्स मतलब जो समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे प्राइस, जैसे इसका प्राइस अभी 1000 रुपए, क्या 5 साल बाद भी इसका प्राइस 1000 रुपए रहेगा? नहीं, कम ज्यादा हो सकता है, तो वो क्या है? एक वेरिएबल। इनकम, जैसे मेरी इनकम अभी 10,000 रुपए, क्या 5 साल बाद भी 10,000 रुपए रहेगी? नहीं, वो समय के साथ साथ चेंज होते रहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम उसमें मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट मतलब फिक्स रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं। वैसे ही जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 12th में तो माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखेंगे। दूसरा नाम क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? प्राइस थ्योरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है?
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. एग्जाम्पल इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और उसमें नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट. लास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना, दैट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स. मतलब जो इंडिविजुअल यूनिट पे चीजें सही हैं, जरूरी नहीं वो पूरी इकोनॉमी के लिए भी सही हो. एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फट से समझ में आ जाएगा. आपकी मम्मी क्या बोलती है आपको? खूब सारी सेविंग करो, बचत करो, फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा. क्या वो चीज अच्छी है आपके लिए? हाँ. बट अगर हर फैमिली सेव करने लग गई, हर फैमिली बचत करने लग गई, तो वो तो खर्च ही नहीं करेगी, वो तो ज्यादा बचत करते रहेगी, सिर्फ बेसिक चीजों के लिए खर्च करेगी और चीजों के लिए खर्च ही नहीं करेगी. तो क्या पूरी इकोनॉमी में मांगे कम हो जाएंगी चीजों की? हाँ. अगर मांगे कम हो जाएंगी तो क्या प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा? हाँ. तो क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है? नहीं. देखो, सेविंग जो है वो इंडिविजुअल के लिए तो अच्छी है, इंडिविजुअल को तो बेनिफिट कर रही है, पर पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं करती है. तो कोई चीज एक इंडिविजुअल यूनिट के लिए सही हो सकती है, वहीं वो पूरी इकोनॉमी के लिए खराब हो सकती है. यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट. अभी सेकंड पार्ट आपका कल आने वाला है, बने रहना. आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करना एंड प्लीज ऐड योर वैल्यूएबल कमेंट एज वेल. हम धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना. 11th स्टैंडर्ड है, कॉमर्स नया नया है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, बट पेशेंस रखोगे तभी समझ में आएगी. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye and take care and all the best.